तो स्वागत है आप सभी का और एक्सप्लेन चैनल में। मैं आप सबका भाई आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया मानवा। इस मानवा में हमारा एमसी अपने भाई के हाथों मारा जाएगा और वह रिबॉर्न हो जाएगा और वह किस तरीके से अपने भाई से बदला लेगा ये तो आपको मानवा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस मानवा को बिना किसी देरी के। कहानी के शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हमें बोल रही होती है कि जो तुम्हारा अपनी जिंदगी है उसे पूरे अपने फैमिली के नेम को बचाने के लिए लगा देनी है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये बात उसके फादर उससे अक्सर कहा करते थे। और हमारा एमसी हमें बताता है कि ये कहने का मतलब उनका कुछ और नहीं था। वो मुझसे चाहते थे कि मैं अपने बड़े भाई के शैडो में रहूं। तभी अगले सीन में कई सारे सोल्जर को दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी थका हुआ था और काफी घायल लग रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठा था। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की ओर बढ़ रहा था और वो बंदा कहता है कि तुम्हारे जैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेवकूफ को देखना काफी मुश्किल है। पर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है उसके सर से काफी खून गिर रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि एक अकेला बंदा जो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर वॉरियर्स के सामने इतनी देर खड़ा है। फिर हमें उस कॉन्टिनेंट के वॉरियर को दिखाया जाता है वो भी काफी घायल रहते हैं और कई वॉरियर मारे गए होते हैं। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी के सामने खड़ा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है काफी अच्छा, इसलिए तुम उसके छोटे भाई हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी का नाम लेता है और वो बोलता है लॉर्ड कैनी। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी गुस्से में उस बंदे का नाम लेते हुए बोलता है बोरिस। तभी जो बोरिस रहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हंसी हंसने लगता है। तभी हमारा एमसी अपने डेगर को निकाल लेता है और वो बोलता है कि ये सब करने को तुम्हें किसने कहा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके बॉडी से पूरा डिमोनिक एनर्जी निकल रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है क्या ये एम्परर है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो ब्लैक मिस्ट है और वो अपने हाथों से अपने आप को बचाने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि जो रूमर था वो सही निकल गया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसके चारों तरफ ब्लैक मिस्ट फैली होती है और वो बंदा बोलता है कि तुम जरूर एक असासिन होगा क्योंकि तुम्हारे पास इतनी खतरनाक मिस्ट है। और वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि इसके पास इतनी खतरनाक मिस्ट है, मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द एक रिपोर्ट बनानी होगी। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी गुस्से में हो रहा होता है उसके आसपास से पूरा ऑरा निकल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास मुंह बचेगा तब ना तुम जाकर मेरे बारे में कुछ रिपोर्ट बना पाओगे। और वो बोलता है आज मैं तुम्हें वार्न करता हूँ अगर तुम मुझसे लड़े तो मैं तुम्हारे बॉडी का एक सिंगल पीस भी यहाँ से वापस जाने नहीं दूंगा। और वो बंदा हमारे एमसी के ऑरा से काफी घबरा जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि यहाँ से भाग जाओ तो तुम अपने सीक्रेट टेक्निक से यहाँ से भागने के बारे में भूल जाना क्योंकि मैं एक 9 स्टार मैजिक बैरियर बना सकता हूँ यहाँ। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और मुझे अपने भाई को ये सब बताना होगा और हमें पता करना होगा कि ये सब के पीछे आखिरकार कौन है। और हमारा एमसी काफी कूल अंदाज में बोलता है कि तुम बैरियर बनाओ या नहीं, मैं उसे चीर कर रख दूंगा। तभी एक आवाज चिल्लाते हुए बोलती है कि बस करो क्यान। और जो बोरिस रहता है उस बंदे के सामने झुक जाता है और हमारा एमसी उस बंदे को देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर हमारे एमसी के दिमाग में सारी बातें चलने लगती है कि उसके फादर उससे कहा करते थे तुम्हें अपनी जिंदगी अपने फैमिली के ओनर के नाम पे लगाना होगा और जो तुम्हारा फैमिली का ओनर है वो तो है तुम्हारा भाई इकेल और जो इकेल की सक्सेस है वही तुम्हारी सक्सेस है। तभी हमें उसके भाई को दिखाया जाता और हमारा एमसी बोलता है इन सभी चीजों के पीछे तुम थे भाई। तभी हमारे एमसी के भाई को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वो धीरे धीरे हमारे एमसी की ओर बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी अपने घुटनों पर बैठा होता है और उसका जो भाई रहता है
वो उसको बोलता है कि तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं कि तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तभी हमारे एमसी का भाई हमारे एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये सब का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तभी उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से की कियान। अब जो तुमने हमारे फैमिली के लिए किया है और जो लोगों के लिए किया है, और सबसे बड़ी बात जो तुमने मेरे लिए किया है, ये सुनकर हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है। और जो उसका भाई रहता है वो बोलता है कि तुमने सालों से इस फैमिली के बोझ को सहा है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, ये वेट अब मैं अपने शोल्डर पे सहूंगा। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने गलत क्या किया है। और हमारे एमसी का भाई गुस्से में बोलता है तुमने कुछ गलत किया है। वो बोलता है कि तुमने इस मिस्ट का इस्तेमाल किया है, अब तुम ह्यूमन नहीं रहे, तुम एक पूरी तरीके से मर्डरर बन चुके हो। तभी हमारा एमसी काफी डिप्रेस हो जाता है, वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई उस पे चिल्लाते हुए बोलता है इस समय तुम हम सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, और तुम बोलते हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है एक मर्डरर, मुझे उसने शैतान कहा। हमारा एमसी काफी गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मर्डरर बुलाने की। बोलता है मैंने तुम्हें इंपीरियल क्राउन लेने में और जो डीमन आर्मी थी उसको पूरा सप्रेस करने में, और यहाँ तक कि जो कंट्री की यूनिफिकेशन थी उन सभी चीजों में मैंने तुम्हारा साथ दिया। जो भी तुमने शुरू किया मैंने उसे खत्म किया, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी थी क्योंकि मैं जानता था कि इसमें मेरे लिए भी काफी अच्छा फायदा है। और हमारा एमसी जमीन पर मुक्का मारता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, और वह बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से खत्म करना चाहते हो जबकि मैंने 20 साल तक एक कुत्ते की तरह तुम्हारे यहाँ काम किया था। और हमारा एमसी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगता है, उसके बॉडी से काफी खून गिरने लगता है, और वो बोलता है चाहे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय करने में। और वो अपने ब्रदर के सामने खड़ा हो जाता है, जितने भी सिपाही रहते हैं वो घबराने लगते हैं, और वो सोल्जर बोलते हैं ये नामुमकिन है, इसके पास अभी भी इतनी सादी मैजिक पावर कैसे बची है, ये तो एक ह्यूमन से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और हमारा एमसी बोलता है कि ये कितने हंसने की बात है कि जो कंट्री का सबसे ग्रेट हीरो है वो अपने भाई से इतना डरता है कि उसे मारने के लिए आ गया है। और हमारा एमसी टेगर उठाकर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और यह सब सुन के उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता, और तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने लगता, और वो बंदा अपने स्वॉर्ड से हमारे एमसी का अटैक रोक रहा होता है। और हमारा एमसी उस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि बस एक अटैक इस पर लग जाए और इसका खेल खत्म। तभी जो वो बंदा रहता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि एक ऐसा हिट लगा दूं जिसको ये हील ना कर सके, और यही सब सोचते हुए वो उस पर अटैक कर देता। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो उस ब्रदर के सामने शील्ड बना देता और हमारे एमसी का ब्रदर बच जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है इस बोरिस ने मेरा अटैक रोक लिया। तभी जो हमारे एमसी का ब्रदर रहता है वो बोलता है तुम बेवकूफ, और हमारे एमसी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देता है, और उसके पेट से वो अटैक आर पार हो जाता है। और जो हमारे एमसी का टेगर रहता है वो भी नीचे गिर जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एमसी का ब्रदर रहता है उसने हमारे एमसी के पेट में अपनी स्वॉर्ड डाली होती है, और वो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें एक पीसफुल मौत मिले मगर तुमने अपने जो रियल इंटेंशन है उसे दिखा ही दिया। तभी हमारे एमसी का भाई बोलता है कि मैंने तुम्हारे ट्रू नेचर को पहले ही पहचान लिया था, और वह बोलता है कि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया था। ये सुनने के बाद हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है, और वो बंदा हमारे एमसी को एक लात मारता है, हमारा एमसी दूर गिर जाता है। और हमारे एमसी का जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है सभी लोगों को कि वापस चलो, और जो उसका नीचे जूनियर रहता है वो बोलता है जी मास्टर। हमारा एमसी मरते हुए बोलता है कि ये सब क्या हो गया, और वो बोलता है कि आखिर में इसे ऐसे खत्म होना था।
मैंने कितनी बकवास जिंदगी जी है। और हमारे एमसी का धीरे धीरे आंख बंद होने लगता है, लेकिन अचानक से हमें एमसी के भाई को दिखाया जाता है। उस पर हमारा एमसी काफी तगड़ा अटैक करता है। उसने अपने डेगर को लगभग उसके गर्दन के अंदर घुसाने ही वाला था, लेकिन जो वो बंदा रहता हमारे एमसी पर काफी खतरनाक अटैक करता है और हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। फिर हमें आवाज सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा होता है, यंग लॉर्ड, लॉर्ड कियान। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसका आँख खुल जाता है, वो काफी ज्यादा हाँफने लगता है। तभी हमें एक मेड को दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि आप कब उठ के तैयार होइएगा, अब टाइम हो गया है आपके रेडी होने का। तभी हमारा एमसी उसका नाम लेता है, वो बोलता है मिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये सुन के जो मिली रहती है वो काफी हैरान हो जाती है। हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे तो इसे देखे 20 साल हो चुके हैं। और वो मेड बोलते हैं कि क्या आप क्या बात कर रहे हो लॉर्ड कियान, आप क्या सपना देख रहे थे। और हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कि लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदली। और हमारा एमसी अपने रूम को देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरा ही रूम है जहाँ मैं बचपन में रहता था। यहाँ के जितने भी फर्नीचर है वो तो वैसा ही है जैसे पहले थे। और वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है, और वो ये बोलकर अपने चेहरे को छूने लगता है। और वो बोलता है मैं तो पहले जैसा यंग बॉय बन गया। फिर वो मेड गुस्से में बोलती है कि लॉर्ड कियान। ये सुन के हमारे एमसी घबराते हुए बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो वो जो मेड रहती है वो बोलती है कि आप डर रहे हो, स्पेयर मैच है आज आपका, इसलिए आप ये सब बहाने कर रहे हो। और वो बोलती है आप थोड़ा हिम्मत देखो और चलो स्फेयर के लिए। तो हमारा एमसी बोलता है कि स्फेयरिंग मैच। तो हमारा एमसी उस मेड को बोलता है कि कौन सा स्फेयरिंग मैच। फिर हमें ड्यूक हाउस का कैसल को दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अब मैं श्योर हूँ कि मैं वापस से पास्ट में आ चुका हूँ, और वो अपने कैसल को देख रहा होता है। और वो सोचता है कि क्या मरने से पहले मुझे अपनी सारी जिंदगी दिखाई जा रही है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस दिन को जानता हूँ, ये 27 साल पहले का टाइम है। और वो बताता है कि ये 1 साल पहले का समय है जब मैं एकेडमी में इंटर हुआ था। हमारा एमसी बताता है कि ये हर महीने के शुरुआत में ये स्फेयरिंग मैच होता है। तभी हमें वहाँ के राजा रानी को दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जो मेरे फादर ड्यूक करवाते हैं। और वो बताता है कि जो मेरा अपोनेंट था वो था रैंस, वो मेरा हाफ ब्रदर है, मेरे से सेम एज का। और जो उनकी मदर है उनका नाम है मार्गरेट, वो अभी के लिए जो ड्यूक है उनकी वाइफ बनी हुई हैं। जिस वजह से हम चारों सन्स में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और अटेंशन मिलता था वो रैंस को मिलता था। और हमें यंग एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पिटा होता है और वो रो रहा होता है। और हमारा एमसी बताता है कि उस दिन जब हमारा स्फेयर हुआ था तो मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया था और किसी ने भी मुझे बचाया नहीं था। और तभी जो उसके फादर थे उसने भी उस पर से अपना इंटरेस्ट हटा लिया। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो उसकी मेड रहती है वो बोल रही होती है कि लॉर्ड आप अपना ध्यान रखना। तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जरूर जीतूंगा। तभी हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है कि मेरे मेड को भी मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तभी हमारा एमसी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो बस एक रेपर है, फिर भी ये इतनी ज्यादा भारी क्यों लग रही है, क्योंकि शायद मैं अपने 10 ईयर वाले सेल्फ में वापस आ चुका हूँ। और जो उसकी मेड रहती है वो पीछे से चिल्ला रही होती है कि अपना ध्यान रखना, अपने आप को ज्यादा चोट मत पहुंचाना। और हमारा एमसी बोलता है कि ये किसी तरीके का फ्लैशबैक और सपना नहीं लग रहा, ये तो पूरी तरीके से हकीकत लगती है। और वो बोलता है कि मैं वापस से पास्ट में आ चुका हूँ। तभी अगले सीन में हमारे एमसी और उसके भाई रैंस को दिखाया जाता है। उसका जो भाई रैंस रहता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। और हमारा एमसी सोचता है कि क्या मैं अपने पास को बदल सकता हूँ। तभी हमारा एमसी पीछे घूमता है और जो उसके फादर ड्यूक रहते हैं वो बोलते हैं कि शुरू करो।
तभी जो रेंस रहता है वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे हो। तभी वो अपनी तलवार निकालता है और हंसते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और हमारा एमसी उसे देखकर बोलता है कि ये क्या है, ये तो किसी स्नेल की जैसे स्लो है। और तभी हमारा एमसी हल्का सा मूव करता है और ये देख के जो रेंस रहता है वो काफी हैरान हो जाता है और उसका अटैक भी मिस हो जाता है। और जो रेंस रहता है वो हमारे एमसी पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम डरपोक डॉज कर रहे हो, और हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से उस पर इतना भयानक स्ट्राइक करता है कि उसकी स्वॉर्ड उड़ के दूर फेंका जाती है और उसके पैर पे ऐसा लात मारता है कि रेंस का रोना निकल जाता है। फिर हमें रेंस को दिखाया जाता है, वो अपना पैर पकड़ के काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है और हमारा एमसी उसको देख रहा होता है। इसके बाद हमें रेंस की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने बेटी का नाम चिल्ला रही होती है और काफी परेशान हो रही होती है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो रेंस के सामने खड़ा होता है और वो काफी कूल लग रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने अभी अपनी स्वॉर्ड इसके गर्दन के सामने ला दिया तो ये मैच यहीं एंड हो जाएगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। और वो हमें बताता है कि जब रेंस ने उसे हराया था तो उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था सिर्फ अपने मजे के लिए, और ये सब कॉलेज और एकेडमी में भी चलता रहा। और हमारा एमसी काफी गुस्से में बोलता है कि मैं इसे इतना मार मारूंगा कि ये वापस ये सब करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगा। और हमारा एमसी रेंस की ओर बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि इस समय मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। उसके बाद वो रेंस को काफी तगड़ी किकें मारने लगता है और जो रेंस रहता है उसके मुंह से सफेद झाग निकल जाता है। ऐसा लग रहा था उसका हालत कुत्ते से भी बदतर हो चुका है। और जो हमारा एमसी रहता है वो हमें बताता है कि जो रेंस था वो काफी बुरी तरीके से मेरे से ये स्फेयर मैच हार गया। और जो हमारे फादर ड्यूक थे उन्होंने भी अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। और एमसी बोलता है कि मैंने काफी अच्छा इंप्रेशन मैच में बना लिया है। और हमारा एमसी बताता है कि हमारे फादर के पास एक पर्सनल हाई नाइट भी है और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड जर्किन को भी मुझे स्कॉट करने के लिए उनके ऑफिस तक भेजा है। तभी हमारे एमसी के सामने रेंस की मॉम और उसकी मेड आ रही होती है और हमारा एमसी उन्हें देखकर सोचता है कि ये जरूर मेडिकल सेंटर से आ रही होंगी अपने बेटे की वजह से और इनकी शक्ल देखने लायक है। और वो उनसे पूछता है क्या रेंस ठीक है। और ये सुन के जो रेंस की मॉम रहती है वो काफी गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने भाई के साथ ऐसा किया और तुम्हें शर्म नहीं आते ऐसे बात करते हुए। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है ये एक फेयर मैच था, इससे आप और उम्मीद ही क्या कर सकती हैं। और वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी अब मुझे यहाँ से जाना होगा और उन दोनों को इग्नोर कर देता है। ये देख के वो दोनों भी काफी हैरान हो जाती हैं। फिर जो रेंस की मॉम रहती है वो हमारे एमसी को कुछ ऐसा बोल देती है जो सुन के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और वो रुक जाता है। तभी जो रेंस की मॉम रहती है वो हमारे एमसी की मॉम की काफी बेइज्जती करने लगती है और हमारे एमसी का भी काफी इंसल्ट करती है। ये सब सुन के हमारा एमसी बोलता है कि इसने अब अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और वो काफी गुस्से में बोलता है क्या मैं इसे मार डालूं। और हमारा एमसी सोचता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो बोलता है कि मेरे पास इससे अच्छा तरीका इसे सबक सिखाने का। और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इसे काफी आराम से देख लूंगा। तब हमारा एमसी रेंस की मॉम से कहता है क्या आपको मालूम है कि मैं एकेडमी में रेंस के साथ जाने वाला हूँ। ये सुन के रेंस की मॉम बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हमारा एमसी काफी डेविल लुक में रेंस की मॉम से बोलता है क्या आपको डर नहीं है कि रेंस सही सलामत ग्रेजुएट हो भी पाएगा या नहीं, क्या आपको उसकी फिक्र नहीं है। फिर जो रेंस की मॉम रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो हमारे एमसी को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए। और वो हमारे एमसी को चाटा मारने
भागने जाती है, लेकिन तभी जो हमारे एमसी के साथ गार्ड रहता है वो हमारे एमसी को बचा लेता है और वो बोलता है लेडी आप इसे माफ कर दें। और जो वो बॉडी गार्ड रहता है वो रेंस की मॉम से कहता है कि जो ड्यूक है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो उन्हें घूर कर देखता है और बोलता है प्लीज एक्सक्यूज मी। ये देखकर जो रियुक की मॉम रहती हैं वो काफी परेशान हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती और हमारे एमसी इस बॉडीगार्ड के पीछे रहकर काफी हंसने लगता है। वो बोलता है अभी जो ड्यूक का ये बॉडीगार्ड है ये मुझे बचा रहा है और ये ड्यूक को ऑर्डर इसलिए से कोई बना भी नहीं कर सकता। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये काफी अच्छा है कि ये नाइट इन जैसे ड्यूचेस के सामने भी नहीं झुकते। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ ड्यूचेस का मतलब जो ड्यूक के वाइफ से है, तो आप कंफ्यूज ना हो। और अगले सीन में हमें ड्यूक का रूम दिखाया जाता है जहाँ कोई नॉक कर रहा होता है और जो ड्यूक रहता है वो बोलता है आ जाओ। तभी हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जिसके सामने हमारा एमसी आ चुका होता है और वो अपना नाम कियान बताता है और वो बोलता है कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ इस घर में। और हमारा एमसी ड्यूक के सामने झुकते हुए बोलता है कि मैं आपके सामने आ चुका हूँ आपके कहने पर। और वो सोच रहा होता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम 15 सालों में ये प्राइवेट टॉक करेंगे। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है वो हमारे एमसी को बोलता है कि बैठ जाओ और हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है। वो एक ग्रेट लॉर्ड थे, उन्होंने रूल किया था वेलिसा पे और उन्हें कई सारे लोग गार्डियन ऑफ द कंटिनेंट भी बुलाते थे। वो एक ग्रेट हीरो थे, उनके पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर था और उनका दिमाग काफी ज्यादा शार्प था। उन्होंने डीमन के अटैक को भी रोका था, मगर जब डीमन किंग आया तो जो वो ड्यूक थे वो मारे गए। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि कंटिनेंट में पीस बना रहे। और हमारा एमसी बोलता है मगर जो मेरी मेमोरी है उसके हिसाब से जो ये आदमी था ये काफी ज्यादा अलग था। इसने एक ऐसा रास्ता चुना था जहाँ इसने दूसरों के सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दी और मेरा मानना है कि ये एक बहुत बेवकूफ आदमी था। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है वो बोल रहे होते हैं कि तुमने उस स्वॉर्ड अटैक को काफी अच्छी तरीके से डॉज किया, जैसे तुम्हें मालूम था कि वो कहाँ अटैक करने वाला है। ये सुन के हमारे एमसी थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद ड्यूक बोलते हैं जब रैंस ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तब तुम जानते थे कि जो उसका रेपर है वो कहाँ से आ रहा है और तुम उसी वक्त अपने बॉडी को मूव कर लिए थे और इसके अटैक से डॉज कर लिए होते हो। और ड्यूक बोलते हैं कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप कब सीखी। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये पास्ट के जैसा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल अलग है। और वो ड्यूक से कहता है कि फादर मैं अपने आप से ट्रेनिंग करता था हर रात, मैंने किसी से स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी है। फिर जो ड्यूक रहते हैं वो हमारे एमसी से बोलते हैं सुनो कियान, स्वॉर्डमैनशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अकेले सीख जाओ सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर। और वो बोलते हैं कि तुमने इतने खतरनाक टैलेंट को कैसे इतने समय तक छुपा कर रखा। फिर हमारा एमसी अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि मैं कोई भी अटेंशन अपने ऊपर नहीं चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और जो ड्यूक रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर किसी का अटेंशन नहीं पाना चाहते थे। और वो बोलते हैं तुमने रैंस को देखकर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर किया है। और वो बोलते हैं लेकिन, और वो थोड़े सीरियस होके बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने रैंस के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ये जरूर ये क्वेश्चन पूछेंगे। और वो बोलता है कि ये मेरे कैरेक्टर को जज करना चाहते हैं। और हमारा एमसी ड्यूक को बोलता है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था। और जो ड्यूक रहते हैं ये सुन के बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। हमारा एमसी बोलता है कि हम दोनों ही हाफ ब्रदर हैं, लेकिन मैं रैंस को बताना चाहता था कि मैं उससे काफी ज्यादा सुपीरियर हूँ। और मैं ये कंक्लूजन पे निकला कि इस स्फेरिंग मैच का जो पर्पस था वो यही है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है। तभी जो हमारा एमसी ड्यूक को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। जो ड्यूक रहते हैं वो काफी हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं तुम एक शार्प माइंडेड हो और
तुमने एक ऐसा जवाब दिया है जो मैं चाहता था तुमसे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो। और जो ड्यूक रहते हैं वो हमारे एमसी से कहते हैं कि तुम किसी दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे असिस्टेंट बनोगे केल के। और ये सुन के हमारा एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे असिस्टेंट बनना पड़ेगा, वो भी केल का जिसने मुझे मारा था। और वो बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला। और जो फादर है वो अभी भी केल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और हमारा एमसी काफी गुस्से में अपना पंच बना लेता है। और जो ड्यूक रहते हैं हमारे एमसी को बोलते हैं कि सिर्फ बोल के तुम्हारी तारीफ करना तुम्हारे लिए कोई अच्छा प्राइज नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ कहना चाहिए क्योंकि तुमने इस मैच को विन किया। तो जो भी तुम चाहो वो मांग सकते हो। तो जो ड्यूक रहते हैं वो हमारे एमसी से बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगता है। वो बोलता है अगर ये सब इसी तरीके से जाने वाला है तो मैं वो सब चीज डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो भी केल अपने आगे फ्यूचर में हासिल करने वाला है, और वो सारी अपॉर्चुनिटी मैं ले लूंगा। और वो बोलता है कि मुझे चाहिए। इसके बाद जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें एमसी की मेड को दिखाया जाता है। वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि क्या आपने ये क्या किया आपने। और वो कहती है कि आप फ्रंट लाइन में क्यों जाना चाहते हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी शांति से बैठा होता है और वो हमें बता रहा होता मैंने यही कहा था अपने फादर से। अब भाई ये सब डिसाइड नहीं हो रहा है कि मैं जाऊंगा या नहीं। और उसकी जो मेड रहती है उस पर काफी गुस्से में रहती है। वो चिल्लाते हुए बोल रही होते कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या आप जानते भी हो, क्या आपको जरा सा भी आइडिया है कि वो कैसी जगह है, वहाँ कितना ज्यादा खतरा है। और वो घबराते हुए बताती है कि वहाँ बहुत सारे खतरनाक से खतरनाक इविल रहते हैं और कई सारे डिमोनिक बीज भी रहते हैं। और उसके पीछे हमें कई सारे डिमोनिक बीज को भी दिखाया जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है जो विलियास है वही एम्पायर का फ्रंट लाइन कहलाता है। उसके बाद हमें एक मैप को दिखाया जाता है जिसमें हमें समझाया जा रहा होता है कि एक तरफ विलियास होता है और दूसरी तरफ लिमिया वैली होता है जिसके बीच में फ्रंट लाइन होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है लिमिया वैली जो है वही हुआ था वो वार जहाँ डीमन और ह्यूमन लड़े थे। तभी हमारे एमसी और उसके फादर को दिखाया जाता और हमारा एमसी बताता है कि फादर मेरे बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए थे। वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे माने थे कि मैं अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लूँ 1 मंथ में। और मुझे नहीं मालूम कि वो क्वालिफिकेशन कैसा है और क्यों है और कब होगा। तभी हमारा एमसी जोश में आते हुए बोलता है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी बॉडी को पहले ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। और वह बोलता है कि मैं पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, अभी मैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और वह बताता है कि सिर्फ एक ही चीज़ बची है जो मेरे पास्ट लाइफ से मेरे पास अभी तक है, वो है मेरी बैटल स्टिक जो मेरे पिछली लाइफ से मुझे मिली है। उसके बाद हमारा एमसी अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि मैं अभी भी अपने बॉडी से मैजिक को फील कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे बॉडी में अभी तक मैजिक है। अगर मैं इसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर लूँ तो मैं इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाऊंगा। और वो बोलता है मुझे अभी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तभी हमारे एमसी का रूम का गेट खुलता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि आन। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम बताया जाता है और उसका नाम रहता है इलियास। और वो तभी हमारे एमसी का कॉलर धर लेती है और गुस्से में बोलती है क्या तुमने अपना दिमाग भुला दिया है और तुमने फादर से क्या कहा कि तुम्हें फ्रंट लाइन में जाना है। और जो हमारे एमसी की मेड रहती है वो बोलती है कि लेडी इलियास आपको थोड़ा आराम से बात करना चाहिए। और हमारे एमसी का हालत खराब हो जाता है। वो बोलता है कि प्लीज बहन मुझे जाने दो। और जो हमारे एमसी की मेड रहती है वो भी पीछे से रोने लगती है और बोलती है एक्सक्यूज मी मेरी बात तो कोई सुन लो। तभी हमारे एमसी की बहन हमारे एमसी को छोड़ देती है और हमारे एमसी का रू निकल जाता है। और हमारे एमसी की बहन इलियास बोलती है कि तुम अपने आप को एक रियल वॉरियर समझने लगे हो क्योंकि तुमने रायंस को हरा दिया था फेयर मैच में, मगर मैं ये नहीं मानती। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मुझे छत पर आके मिलो अभी के अभी। तभी हमें कैसल का रूफटॉप दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड लेके पहुंच चुका था। उसके सामने उसकी बहन इलियास खड़ी थी और वो बोलती है कि चलो अब मैं चाहती हूँ कि तुमने कितना सीखा है और तुम कैसे स्वॉर्ड्समैन हो। और वो बोलती है कि अगर तुमने मेरा अटैक 3 मिनट तक सह लिया तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन में जाने की इजाजत दे
दूंगी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है क्या यह जरूरी है सिस्टर। तभी उसकी जो सिस्टर रहती है वो पूछती है कि तुम बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कियान क्या तुम सच में फैमिली नेम को कैरी करने में इंटरेस्टेड हो। ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि यही था जो इसे पूछना था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में। तभी जो उसकी सिस्टर रहती है वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि चलो शुरू करते हैं। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी थका हुआ होता है और वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है कि मैंने आज ही रैंस के साथ स्फेयर किया था, इसके बाद मेरे सिस्टर के साथ भी करना पड़ रहा है। और वो बोलता है आज का दिन काफी ज्यादा थका देने वाला है। उसके बाद उसकी सिस्टर इस पे काफी ज्यादा तगड़ा अटैक करती है। ये देख के हमारा एमसी हैरान हो जाता है और वो जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के जो उसकी बहन रहती है वो काफी हैरान हो जाती है और वो काफी हैरान होते हुए बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, एक 10 साल के बच्चे ने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। और हमारा एमसी काफी परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि ये अपने भाई पर जो उससे 7 साल छोटा है उस पर भी कोई रहम नहीं दिखा रही और अपने पूरी ताकत से हमला कर रही है। और वह घसटते हुए पीछे आ जाती है और वह बोलती है कि उसने अपने स्वॉर्ड से मेरे इस लॉन्ग स्वॉर्ड के रोक लिया, वो भी उस पतले से स्वॉर्ड से, और उसका स्वॉर्ड पूरा कांप रहा होता है। और वह थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वह सोचती है कि ये क्या मजाक है और वह अपने भाई से बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ कम समझ लिया कियान। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा घबराया होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ और अपने बहन से बोलता है कि आपने सही कहा एलिस। उसके बाद वापस से बैटल शुरू हो जाती है और जो उसकी बहन रहती है हमारे एमसी पे काफी तगड़े स्लैश लगाना शुरू कर देती है। और तभी जो एलिस रहती है वो हमारे एमसी पे काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जंप लेती है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है और हमारा एमसी काफी मुश्किल से अपने पतले से स्वॉर्ड से उसे रोकता है। और इसके बाद जो हमारे एमसी की स्वॉर्ड रहती है वो एलिस को लगने वाली रहती है और एलिस की स्वॉर्ड हमारे एमसी को। तभी जो हमारा एमसी बोलता है कि डैम इट, और वो अपने आप को उससे पीछे हटाने की कोशिश करता है, वो पीछे हो जाता है और जो एलिस रहती है वो भी पीछे हट जाती है और हमारा एमसी किसी ऊंची चीज पे आकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि अगर मैंने अपने स्वॉर्ड को घुमाया नहीं होता तो मैं उसे मार डालता। और वो काफी टेंशन में बोलता है कि जो मेरे ब्लैक में स्वॉर्ड टेक्निक है अगर मैं उससे किसी पर अटैक करता हूँ तो वो इंस्टेंटली वहीं पर मारा जाता है। और हमारा एमसी सोचता है कि मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर है, ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इससे फाइट करता रहा हूँ बिना इसे जान से मारे। और वह बोलता है ये 3 मिनट कितना ज्यादा लंबा है, ये बीत क्यों नहीं रहा है। उसके बाद हमारा एमसी बताता है कि उसने बहुत ज्यादा फाइट कर लिया और वो पूरी तरीके से थक चुका है, वो अपने लिमिट पे आ चुका है और उसका जो हाथ रहता है वो पूरा कांप रहा होता है। और तभी हमें एलिस को दिखाया जाता है, उसके फेस से काफी पसीना आता है लेकिन वो तभी मैजिक कास्ट करने लगती है। ये देख के हमारे एमसी का फट जाता है, वो बोलता है एक लेवल 6 का मैजिक। फिर एलिस को दिखाया जाता है उसके स्वॉर्ड पर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, वो काफी खतरनाक दिख रही होती है। ये देख के हमारा एमसी का रोना निकल जाता है, वो बोलता है कि ये मुझे मारना चाहती है। और हमारा एमसी रोते हुए बोलता है कि मुझे लगा था ये किसी तरीके का टेस्ट है। और हमें एलिस को दिखाया जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मुझे हारना नहीं है। और हमारा एमसी बोलता है कि उसकी आंख पूरी तरीके से ब्लू हो चुका है और उसकी आंख में ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारना चाहती है। और हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसके अटैक को ब्लॉक भी कर लिया तब भी जो कैसल की वॉल है वो पूरी टूट जाएगी। और वो बोलता है कि मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो तभी वहां से जंप लगा लेता है। और जो वो ईरिस रहती है वो भी अपने स्वॉर्ड लेके तैयार रहती है और हमारे एमसी पे अटैक करती है। और हमारा एमसी बोलता है प्लीज, उसके बाद इन्हें बोलता है कि इसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। और उसी वक्त हमारा एमसी बोलता है जर्किन। और तभी उन दोनों के बीच में जर्किन आ जाता है जो उन दोनों को बोलता है कि रुक जाओ और अपने हाथ से और एक स्वॉर्ड से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है। जब जो जर्किन रहता है वो बोलता है लेडी एरिस, आपको ऐसा नहीं लगता जो आपका अपोनेंट है वो आपका छोटा भाई लॉर्ड कियान है। और हमारा एमसी जर्किन के हाथों में टंगा होता है और वह सोच रहा होता है आखिरकार तुम सही टाइम पर आ ही गए जर्किन। और उसके बाद जो एरिस रहती है वो अपने होश में आ
आती है और वो सोचती है कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो अपने एमसी से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है और वो बोलती है मुझे माफ़ करना क्या, मैंने अपने सारे सेंसेस खो दिए थे कुछ देर के लिए और वो रोने लगती है। तभी जो एरिस रहती है वो रोते हुए हमारे एमसी से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम सामने फ्रंट लाइन में जाओ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा तुम्हें रोकने के लिए खो गई थी कि मैं अपने सारे सेंसेस भूल गया और तुम पर इतना अटैक करने लगी। और जो हमारा एमसी है वो सोचता है कि जो एरिस है वो ऐसा ही है और वो बोलता है कि ये चाहे जो कुछ भी कर ले वो उसमें अपना 100% देती है। फिर हमारा एमसी अपने सिस्टर एलिस के बारे में बताता है कि जब वो एकेडमी में थी तो वो वहाँ की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थी। वो स्वॉर्डमैनशिप में, मैजिक में और एकेडमी के दूसरे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। और जो एलिस है वो एक अनमैच एस क्लास इलाइट है सभी सब्जेक्ट में और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी जिसकी वजह से लोग उसे गॉड चाइल्ड भी कहते थे, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जिसके साथ वो आगे बढ़ती रहती है और माना जाता है कि उसे और एक केली के पास इतना पोटेंशियल है कि वो दूसरे गार्डियन बन सके कंटिनेंट के, मगर वो किसी कारण से मारी गई थी जब वो इंटर की थी ऑर्डर ऑफ लाइट में। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एलिस और उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और जो एलिस रहती है वो भी बोलती है कि क्या। तभी जो एलिस रहती है वो जर्किन से पूछती है कि आप तो मेरे फादर के गार्डियन नाइट हो ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो क्योंकि मेरे फादर तो किसी जर्नी पे गए हुए हैं। फिर जो जर्किन रहता है वो थोड़ा घबराते है, बोलता है कि मुझे बोला गया था कि मैं लॉर्ड कियान का ध्यान रखूं और ये सब मुझे सीक्रेटली कहा गया था, इसलिए मैं इतनी देर तक निकला नहीं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि मुझे पता था क्योंकि जब मैं फादर के ऑफिस से निकला था तभी मुझे पता चल गया था कि फादर ने कहा है कि मुझ पर कोई नज़र रखे, मगर मैं एक ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा, मगर फादर ने जर्किन को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बोला होगा। और उसकी आंख बंद होने लगती है और वो बोलता है वो भी सीक्रेट में। उसके बाद जो एलिस रहती है वो देखती है हमारा एमसी सो चुका था और वो थोड़ा मुस्कुराती है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एलिस की आवाज़ सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि ये आखिरकार एक बच्चा ही तो है अभी। उसके बाद हमारा एमसी बताता है कि जो एलिस थी वो अगले दिन एकेडमी वापस लौट गई। वो सिर्फ आई थी कि देख बताने के लिए अपने फादर को कि वो ग्रेजुएट होने वाली। और हमारा एमसी काफ़ी मुश्किलों से पुशअप लगा रहा होता है, वो बोलता है 9। उसके बाद उसको 10वीं पुशअप लगाने में हालत ख़राब हो जाता है, उसके बदन से पूरा पसीना पसीना हो रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी कमज़ोर है, मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 2 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मगर जो मेरी लिमिट है वो सिर्फ 10 पर ही अटकी हुई है, वो भी पूरे 2 हफ्तों से। और वो बताता है कि जो मेरी फिजिक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पास्ट में, मगर जो अभी मेरी फिजिक है ये काफ़ी ज़्यादा बकवास है और वो रो रहा होता है। फिर अगले सीन में जो हमारे हीरो की मेड रहती है वो बोलती है माय लॉर्ड आपके लिए पैकेज आया है लेडी एलिस की तरफ से। तो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि ये आ गया। तभी जो उसकी मेड रहती है वो अपने नाक को बंद करके बोलती है लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्मेल आ रही है और हमें वो बोतल दिखता है और हमारा एमसी हमें बताता है कि ये एक हेलहॉर्न का ब्लड है। मुझे उसके साथ बैटल करके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो गया क्योंकि उसने मुझे इतना अच्छा फेवर दिया, उसने मुझे इतना अच्छा ब्लड दिया जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हमें उस हेलहॉर्न को दिखाया जाता है और हमारा एमसी हमें बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है जो सिर्फ लेमिया वैली में मिलता है। उसके बाद वो बताता है लेकिन ये रूमर फैला हुआ है कि ये ब्लैक मार्केट में मिलता है और ये सच बात है क्योंकि मैंने पास्ट में ब्लैक मार्केट से ये चीज़ खरीदी थी। और वो बताता है जो ब्लड डीमन बीस का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा महकता है और उसको अगर कोई पी ले तो उसका मुंह जलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उस डिमोनिक ब्लड को एक बॉल में रख रहा होता है और वो बोलता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइजन है, मगर अगर कोई बंदा इसे पी ले
तो उसका जो फिजिकल है और मैजिकल पावर है वो परमानेंटली बढ़ जाएगा और वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये एक मिथ है मगर ये सच्चाई है। अगले सीन में हमारा एमसी उस ब्लड को पीने वाला होता है और उसकी मेड उससे बोलती है कि माय लॉर्ड आप इसे पीने वाले हो। तो जो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं इसे पीने वाला हूँ और हमारा एमसी उस सूप को पीने लगता है और वो सोचता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने पहले भी इससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ पी चुका है। और वो बताता है मैं उस डिश को हमेशा से याद रखता हूँ क्योंकि वो बहुत खौफनाक था और वो हमें बताता है कि वो शायद से एक मशरूम सूप था। वो एक ऐसा था जिसका एक सूप लेने पर मेरा जो दिल था वो धड़कना कुछ देर के लिए बंद हो गया था। और तभी हमें उस मशरूम सूप को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रहा होता और हमारा हमसे बोलता है कि इसके कंपेयर में उस हिलहॉर्न का ब्लड कुछ भी नहीं है। तभी हमारा एमसी उस बॉल को पटकता है और अपना गंदी सी शक्ल बना के चिल्लाता है और बोलता है डिलीशियस। और उसकी मेट पीछे से बोलती है ये क्या कह रहे हैं डिलीशियस। तभी हमारा एमसी अपने मेट को बोलता है सुनो एमिली। तो जो एमिली रहती है वो बोलती है जी मास्टर। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं बाहर वॉक पर जा रहा हूँ और वो अपने मन में सोचता है कि मैं टेस्ट करना चाहूँगा कि हेलहाउंड का ब्लड कितना फर्क कर रहा है। और हमारा एमसी वॉक पर निकल जाता है। उसके बाद हमारा एमसी एक जगह पर खड़ा होकर अपने पैलेस को देख रहा होता है और वो हमें बताता है कि इस जगह पे उससे आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ आने के लिए उसने 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। और हमारा एमसी हमें बताता है कि आज मैं यहाँ आ पाया हूँ क्योंकि जो जुर्गिन था वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट देने गया है। और वह बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है जब तुम्हारे पीछे कोई इंसान हमेशा लगा रहे। और वो बताता है कि ये जो जगह है यहाँ वो अक्सर आया करता था जब वो अकेला था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक दिन इकेल को यहाँ से गॉड ऑफ लाइट का डिवाइन रेवलेशन मिल गया था और हमारा एमसी उसे खोजने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि वो चीज़ कहाँ पर है। और हमें बताया जाता है कि जो रेवलेशन है वो हमें बताता है कि एंशियंट श्राइन के बारे में जो छुपा हुआ है ब्लैकवुड वेलियास में। और वो आवाज़ बताती है कि हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है मगर जो उस स्पॉट में से काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ माना फ्लो होता है जिसकी वजह से कोई भी उसे माना के फ्लो से खोज सकता है। ये पूरी तरीके से रेवलेशन जैसा नहीं है क्योंकि इस लाइफ में रेवलेशन अभी तक पाई नहीं गई। और हमारे एमसी को वो चीज़ मिल जाती है और वो बोलता है कि ये ज़रूर यहीं पर होगी। उसके बाद हमारा एमसी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और अपने माना को वहाँ पर फैलाने लगता है। इसके बाद जो वो ज़मीन रहती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफ़ी खुश हो रहा होता है। और हमारे एमसी के सामने एक रास्ता खुल जाता है और हमारा एमसी उस रास्ते को देख के बोलता है कि चलो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है और हमें एक आवाज़ बताती है कि ये जो जगह है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तभी हमारा एमसी बताता है ये जो जगह है जब गॉड और डीमन के बीच में वॉर हुआ था 300 साल पहले, तब जितने भी हिस्ट्री थी इस ज़मीन की वो सारी हिस्ट्री मिट गई थी। और ये जो श्राइन है फिर इसको जो गॉड ऑफ लाइट था वो इस्तेमाल करने लगा था। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो इस श्राइन की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि किसने सोचा होगा कि ऐसा प्लेस जो छुपा हुआ है वो भी हमारे बैकफुट में। तभी हमारा एमसी एक स्वॉर्ड के सामने पहुंच जाता है जो काफी ज्यादा चमक रही होती है और हमारा एमसी बोलता है यहाँ है ये। और हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है द मास्टर ऑफ द श्राइन। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमन थे वो डीमन आर्मी से काफ़ी ज़्यादा हार रहे थे और जो डीमन आर्मी थी उसने विलियास को भी ऑक्युपाई कर लिया था।
उस समय पे जो ह्यूमन थे वो डीमन के सामने कोई भी मैच नहीं थे, लेकिन उसी समय डिस्कवरी हो गई एंशियंट रिलिक की, जिसको हम लोग गॉड का वेपन भी कहते हैं। इसके बाद जो ह्यूमन थे वो काफी आसानी से जीतने लगे, और इनमें से जो एक रेलिक था उसे होली स्वॉर्ड कहते थे, जो प्लेस था गॉड ऑफ लाइट के द्वारा। और उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन था गॉड का। इसे यूज करके उन्होंने डीमन आर्मी को हराया था, और ये वही स्वॉर्ड थी जिसे मेरा ब्रदर ही केला के छल के लेने वाला था, और इसे इस्तेमाल करके उसने मुझे काटा था। और हमारा हमसे सोचता है कि ये जो होली स्वॉर्ड है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास्ट में वापस आने से रिलेटेड हो सकती है क्या? तभी हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को छूता है और सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था इससे कुछ भी नहीं हुआ, और वो उस तलवार पे लात मारने लगता है। और हमारा एमसी गुस्से में उस स्वॉर्ड को गाली देता है और बोलता है कि इसने झूठ मूठ में मेरा मूड खराब कर दिया, और वो बोलता है कि मैं जो करने यहाँ आया था वो करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। और हमें उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है वो पीछे गुस्से में आ गई थी। फिर अगले सीन में हमें उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता और हमारा एमसी बताता है कि जहाँ पर भी लाइट होगी वहाँ पर उसकी शैडो जरूर होगी, और हमारा एमसी उस स्वॉर्ड के शैडो को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ हो, और वो बोलता है कि शैडो को देखकर कोई भी मिस्टेक कर सकता है, वो समझ सकता है कि ये स्वॉर्ड का शैडो है, मगर ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये कोई शैडो नहीं है, ये एक स्वॉर्ड है। फिर हमारा एमसी नीचे बैठकर उस शैडो पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और वो बोलता है कि जहाँ पर भी लाइट है वहाँ पर डार्कनेस जरूर होगा। तभी उस शैडो से एक रास्ता खुल जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ से एक और रास्ता खुल चुका है दूसरे चैम्बर का। उसके बाद हमारा एमसी उस दरवाजे से अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके सामने उसका डैगर होता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ हो, तुमसे मिलके वापस काफी अच्छा लगा, और उसे अपने हाथ में उठाते हुए बोलता है मेरा मैजिकल वेपन। और जैसे ही वो उस डैगर को उठाता है उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, और हमारे एमसी के डैगर को दिखाया जाता है जो काफी कूल लग रहा होता है, उसमें से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और हमारा एमसी उस डैगर को सामने करते हुए बोलता है कि अब जागने का समय हो गया है, लेकिन उस डैगर में से कोई रिएक्शन नहीं आता। तो हमारा एमसी उस डैगर को इधर उधर चलाकर देखता है और बोलता है कि तुम अभी तक सो रहे हो। और हमारा एमसी काफी खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इस फीलिंग को बहुत ज्यादा मिस किया, और वो बोलता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी को भी जाके काट डालूं। और अचानक से उस डैगर में से आवाज आती है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर लड़के हो, और हमारे हमारे एमसी के सामने कोई काली सी परछाई दिखती है, और वो आवाज हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे जगाने का मतलब क्या होगा? ये सुन के हमारा एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता, और वो बोलता है कि इसका मतलब शायद से कि तुम अब मेरे हो। और वो शैडो हमारे एमसी से बोलती है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने एक मैजिकल स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया, और हमारा एमसी उसके सामने काफी छोटा दिख रहा होता है, और वो बोलता है कि अब बहुत देर हो गया है, तुम रिग्रेट नहीं कर पाओगे छोटे बच्चे। और वो शैडो बहुत ज्यादा हंसने लगता है, और वो बोलता है कि अब तुम्हारी जो बॉडी है अब वो मेरी है। तभी अचानक से हमारा एमसी उस शैडो का गर्दन पकड़ लेता है, और हमारा एमसी काफी कूल अंदाज में बोलता है कि तुम्हारे इन सब बकवासों के बाद भी मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। ये सुन के वो शैडो घबराते हुए बोलता है कि कौन हो तुम? और वो शैडो घबराते हुए बोलती है कि तुम मुझे छू कैसे पा रहे हो? तभी हमारा एमसी काफी डेविल लुक में बोलता है कि मैंने कहा ना तुम मेरे हो। और तभी हमें उस शैडो को दिखाया जाता है जो अपने नाखून निकाल लेती है और हमारे एमसी पे अटैक कर देती है। हमारा एमसी हल्का सा मूव करके उसके अटैक से बच जाता है, और तभी हमारा एमसी उसे पीछे ढकेल देता है, और वो लड़की जो रहती है वो पूछती है आखिर कौन हो तुम? तभी जो वो शैडो रहती है वो बोलती है कि हमारा एमसी को उसके पुराने लाइफ के नाम से बुलाती है, और बोलती है कि क्या तुम ही हो वो? तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ वो।
और वो बोलती है कि तुम्हारे पास उसके जैसी एनर्जी क्यों है। ये सुन के हमारा एमसी हंसने लगता है और वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, चलो अब जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ। ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है तुम बस एक पागल बच्चे हो जो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और तभी वो शैडो वाली लड़की हमारे एमसी पर अटैक कर देती है और हमारा एमसी भी उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में बराबर की लड़ाई चल रही होती है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है और वो बोलता है कि बात करने से काम नहीं बना। और वो बताता है कि जो डिमोनिक ब्लेड है उसका जो काम है कि वो अपने यूजर की बॉडी को काबू में करना चाहता है। और हमारा एमसी बोलता है कि कुछ भी काम नहीं किया, क्या मैं इस पर ज्यादा इजी हो गया था। तभी जो शैडो गर्ल रहती है वो हमारे एमसी पे वापस से अटैक करने लगती है और हमारा एमसी पीछे होके उसके अटैक से बचने लगता है। मगर अचानक से हमारा एमसी हंसने लगता है और वो बोलता है डिमोनिक ब्लेड कंट्रोल। और तभी हमें उस शैडो गर्ल को दिखाया जाता है जो कि जमीन में धंस जाती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफी ज्यादा अनोइंग है, इसलिए मैंने इसे सिर्फ एक बार ही कहा है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुमसे अभी भी अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ। तभी हमें शैडो गर्ल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये स्किल कैसे आ गया। तभी हमारा एमसी फिर से डीमन ब्लेड कंट्रोल का इस्तेमाल कर लेता है और जो शैडो गर्ल रहती है उसको काफी ज्यादा चोट लग जाता है, वो काफी चिल्लाने लगती है। फिर हमारा एमसी बार बार डीमन ब्लेड कंट्रोल का इस्तेमाल करने लगता है। उसके बाद अगली सीन में हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। तो वो जो शैडो गर्ल रहती है वो बोलती है ठीक है, मैं आपको अपना ओनर मानती हूँ। फिर हमारा एमसी वापस उसे डराने लगता है। तो वो जो शैडो गर्ल रहती है वो बोलती है ठीक है, हम आपको सर बुलाऊंगी, मैं आपको सर बोलूंगी। तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और वो बोलता है कि मैंने अपना गोल कंप्लीट कर लिया है। और हमारा एमसी उस टिगर को अपने हाथ में लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जो उसकी टिगर रहती है वो बोलती है मैंने काफी समय से बाहर की हवा को नहीं चखा है। और तभी उसके टिगर में से वो शैडो एक बॉल के लूप में निकलती है और वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हमारा एमसी कुछ चीज को देख रहा होता है और वो शैडो हमारे एमसी से बोल रहे होते कि आपका क्या नाम है। सर सर मास्टर आपका क्या नाम है, आप मुझे बताइए। तभी वो शैडो हमारे एमसी से बोलती है क्या सियान ने तुम्हें सच में चुना है क्योंकि तुम तो एक बच्चे हो। और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ उसने मुझे चुना था पास्ट लाइफ में। ये सुन के वो शैडो बोलती है पास्ट लाइफ में तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा एमसी उससे बोलता है कि हाँ मैं एक बार मर चुका हूँ। तो वो शैडो अपने मन में सोचते है कि ये कौन पागल है। तभी हमारा एमसी और वो शैडो दोनों होली स्वॉर्ड के सामने आ जाते हैं और वो शैडो बोलती है कि ये अभी तक सो रहा है। और हमारा एमसी बताता है कि इसका जो ओनर है यहाँ भी से 20 साल बाद यहाँ आएगा। तभी हमारा एमसी अपने डेगर को लेकर तैयार हो जाता है और वो शैडो बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी हमारा एमसी अपने डेगर को चला देता है और उस तलवार के हैंडल को काट देता है। और तभी हमारा एमसी उस कटे हुए हैंडल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये सब देख के उस शैडो का फट जाता है। वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो इसके साथ। तभी अगले सीन में हमारा एमसी उस कटे हुए हैंडल को अपने हाथ में पकड़े काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता। ये सब देख के उस शैडो का भी काफी ज्यादा फट रहा होता। वो भी उस हैंडल को देख रही होती है। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो भी मुझे बता देना, मैं इसका पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा।